लैंग्वेज है उसको हम लोग इंशाल्लाह कल स्टार्ट करेंगे। तो आज जो है वो जो टॉपिक है अभी जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज एलिमेंट्स ऑफ वेबसाइट। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक वेबसाइट जो होती है उसके में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, उसमें क्या आप लोग कह सकते हैं एक लिहाज से फीचर्स भी एलिमेंट्स के वो फीचर जो है वो उसका पैरेलल वर्ड तो नहीं है, लेकिन आप लोग कह सकते हैं कि फीचर्स उसमें क्या होने चाहिए या एलिमेंट्स क्या होंगे जिनकी वजह से, या क्या खूबियां क्या होंगी, ऐसे भी आप लोग कह सकते हैं कि एक वेबसाइट जो है उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो नंबर वन उसमें सबसे पहली जो चीज है वो है कंटेंट। ये जब भी आप लोग वेबसाइट डेवलपमेंट करेंगे तो सबसे ज्यादा जो फोकस होगा वो कंटेंट के ऊपर होगा। कंटेंट जो है वो आप लोगों की वेबसाइट का मटेरियल है जो आप लोगों ने यूज करना है अपनी वेबसाइट के अंदर। अब वो मटेरियल आप लोगों को पता है कि हमने कोई ईंटे पत्थर तो नहीं लगाने। कंटेंट जो है आप लोगों की वेबसाइट का होता है वो वही है जो कि 5 या 6 सूरतों में हम लोगों ने इंफॉर्मेशन या डाटा की सूरतों में पढ़ा है। कोई बता सकता है कौन कौन सा है? एनीवन? वेबसाइट का क्या मटेरियल हो सकता है? नंबर्स की सूरत में हो सकता है, चले मैं बता देता हूँ। टेक्स्ट की सूरत में हो सकता है यानी अल्फाबेट्स, और इसके साथ साथ अल्फान्यूमेरिक्स और ग्राफिक्स। उसमें एनिमेशंस हैं, उसमें पिक्चर्स हैं, उसमें आप लोगों की डिफरेंट ड्राइंग्स हो सकती हैं, उसमें वीडियो टाइप का डाटा हो सकता है। तो ये मुख्तलिफ को यूज होता है। जिसके लिए हमें एसईओ भी करने की जरूरत पड़ती है, वो आप लोगों की एक पर्सनल वेबसाइट हो सकती है, पर्सनल ब्लॉग हो सकता है आप लोगों का। तो उसमें आप लोगों ने कोई ऐसी निश यूज करनी है, ऐसा टॉपिक आप लोगों ने ढूंढना है जो कि बहुत ज्यादा सर्च हो रहा हो। ठीक है जी। उसके लिए देखो आप लोग क्या कर सकते हैं, कुछ तो हमें बड़ी आसानी से कीवर्ड्स ऐसे मिल जाते हैं। आपने एक वेबसाइट बनानी है अपनी, उसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग लेना चाह रहे हैं, उसकी मोनेटाइज करवाना चाह रहे हैं, तो हम लोग सर्च कर सकते हैं यानी इस तरह से टॉप कीवर्ड्स इन सर्च इन 2020। चलें ये कर लेते हैं। कौन कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं गूगल के ऊपर जो सर्च किए गए, वो बेसिकली साल लिखना था। तो यहाँ पे कुछ जो है आपको मिलेंगी वेबसाइट। ये बेटे अपना माइक ऑफ करें, किसका ओपन है? किसी का माइक ऑन है। अच्छा, ये कुछ वेबसाइट्स हैं, ये आपको कुछ ना कुछ कंटेंट फ्री भी दे देते हैं, यानी कीवर्ड्स जो सर्च किए गए, या अगर आप मजीद सर्चिंग करना चाह रहे हैं तो ये पेड होते हैं जी। तो ये कुछ देखिए, गूगल trends.google.com, इसको भी ओपन कर सकते हैं, और इसको भी मैं ओपन कर रहा हूँ।
तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ऐसे कीवर्ड्स जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सर्च किए गए, तो वो कौन कौन से हैं। यहाँ पे टॉप गूगल सर्चेस 2021 ये वो दे रहा है, तो ये टॉप 100 है गूगल पे जो सर्च हुई हैं यूएस के अंदर। अच्छा, आप लोग अब फोकस करना चाह रहे हैं कि आपकी जो वेबसाइट है वो यूएस से रेलिवेंट है, और कंट्री से है, या सिर्फ उसका ताल्लुक पाकिस्तान से है, यानी कहाँ पे आपके मोस्टली विजिटर्स हैं, या कहाँ से आप लोग ट्रैफिक हासिल करना चाह रहे हैं। आपने लैंग्वेज उसमें वेबसाइट के अंदर ऐसी यूज की है जो कि इंटरनेशनल है, जैसे इंग्लिश है, तो आप लोग फिर फोकस करेंगे कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं या यूएस वगैरह है उसको भी आप लोग फोकस करें। देखिए सबसे ज्यादा क्या सर्च किया गया यूट्यूब को, वो कहता है जी किया गया, और उसकी तादाद बता रहा है इतनी मरतबा अब तक सर्च किया जा चुका है 2021 में। और फेसबुक है, उसके बाद फिर अमेजोन है, फिर जीमेल है, गूगल है, याहू मेल है, वेदर, यानी इट मीन्स के आप लोग अगर वेदर पे काम कर रहे हैं, आपके पास वेदर फोरकास्टिंग का होता है, तो इसको बहुत सर्च किया जाता है। नेटफ्लिक्स है, वॉलमार्ट है, वॉलमार्ट जो है ये भी आप लोगों के पास, क्या है वॉलमार्ट वैसे, इट मीन्स के ये सारी जो हैं वो वॉलमार्ट हो गया, ईबे हो गया हमारे पास, ये सारी ई कॉमर्स है इसमें से। फिर गूगल ट्रांसलेट है, इसका बहुत ज्यादा जो है वो सर्च किया जा रहा है। फॉक्स न्यूज है, गूगल डॉक्स है, न्यूज, ये देखें लफ्ज सिर्फ न्यूज, यानी आप लोग इस पे भी फोकस कर सकते हैं। आप न्यूज से मुतल्लिक अपनी वेबसाइट देते हैं, तो यानी न्यूज से रेलिवेंट आप बनाना चाह रहे हैं, तो ये टॉप रैंकिंग है सारे के सारे वर्ड्स जिनको पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सर्च किया जाता है। बात समझ आ रही है बेटे आप लोगों को? जी सर। जी सर। कुछ बोलेंगे? यस सर। असल में मैं ना आप लोगों को थोड़ा सा ब्रॉड व्यू से लेके जाना चाह रहा हूँ कि अगर आप अपनी भी वेबसाइट बना के उसको भी रैंक करवाते हैं, आप लोग अपनी वेबसाइट बनाते हैं और उसकी एसईओ करवाते हैं, मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों को ये चीजें समझाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे देखें कि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे कीवर्ड्स आप लोगों को मिलेंगे, इसको आप लोग सर्च कर लीजिए। उसके बाद जो है मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो गूगल ट्रेंड्स में ट्रेंडिंग जो चल रही है वो कौन कौन सा है, क्योंकि फुटबॉल का मैच आने वाला है, वर्ल्ड कप है उसका वगैरह वगैरह, तो इस टाइप का जो अमेरिकन फुटबॉल है, यानी ये चीज़ें जो हैं। और ईयर इन सर्च 2020 इसमें कौन कौन सी हुई हैं यहाँ से देख सकते हैं। ये स्वीडन के अंदर बहुत ज़्यादा सर्च हुआ, हर कंट्री का सबसे ज़्यादा जो सर्च होने वाला है कीवर्ड वो उन्होंने दे दी, या रिसेंटली जो उन्होंने कहा जो ट्रेंडिंग, जो ट्रेंड कर रही हैं चीजें। तो हमने जो ब्लॉग लिखना होता है ना बेटे, वो यहाँ से देख के किसी चीज के ऊपर लिखना पड़ता है कि जो चीज फौरन रैंकिंग में आ जाए, आपके ट्रैफिक आ जाए एक दफा वेबसाइट के ऊपर बहुत ज्यादा, तो उसका आप लोगों को अल्टीमेटली फायदा होता है। ओके, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, कंटेंट की तरफ। तो कंटेंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास। ओके, तो कंटेंट है जी सबसे इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ के देखते हैं। वो कहता है देयर इज नो डिनाइंग दैट कंटेंट इज किंग, यानी आपकी वेबसाइट का जो किंग होता है वो कंटेंट ही होता है। वो जिस भी मर्जी टाइप की वेबसाइट हो, तो कंटेंट जो होता है उसी को देख के लोगों ने उसके ऊपर अट्रैक्ट होना होता है। इट प्लेज अ मैसिव रोल इन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी एसईओ। तो आपका जो कंटेंट है उसका ही रोल होता है एसईओ के अंदर, एंड इज वन ऑफ द मेन रीजन पीपल विजिट योर वेबसाइट। इसी की वजह से आपका जो कंटेंट होता है, इसी की वजह से लोग आपकी वेबसाइट को विजिट करते हैं।
योर वेबसाइट टेक्स्ट शुड बी इंफॉर्मेटिव। अगर टेक्स्ट है तो वो आपका इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, इजी टू रीड हो एंड कंसाइज, और कंसाइज होना चाहिए। ये नहीं कि आपने बहुत उसको लेंथी दे दिया हो, लोग जो है वो देख के उसको डर जाए, लो जी इतना पढ़ना पड़ेगा हमें, तो वो उसको छोड़ देते हैं। तो आप लोगों ने जो भी टॉपिक चूज करना है उसको एक तो इजी टू रीड हो, इंफॉर्मेटिव हो और कंसाइज होना चाहिए। वेल थॉट आउट वेब कंटेंट, यानी जिसके ऊपर आप लोगों ने अच्छे तरीके से सोच समझ के जिसको आपने वेब कंटेंट लिखा हो। एंड कॉपी will do more than anything else to make your website design engaging, effective and popular. तो जो आप लोगों का ऐसा जो वेब कंटेंट है जिसके ऊपर आप लोगों ने अच्छे तरीके से सोचा समझा हो, अच्छे तरीके से उस पर वर्क किया हो, तो वो सबसे ज्यादा जो है, और वेबसाइट का डिजाइन जो है वो खास तौर पे यानी ऐसा डिजाइन जो कि एंगेज कर सके आपके जो विजिटर है उसको, और उसको फिर वो इफेक्टिव भी बनाता है और पॉपुलर बनाता है। तो ये चीजें हैं जी। तो कंटेंट जो है वो सबसे मेजर चीज होती है जो कि वेबसाइट का मटेरियल। इन सिंपल वर्ड्स आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है फाइनल पेपर में कि कंटेंट क्या होता है या सबसे आम चीज क्या होती है वेबसाइट के अंदर। तो उसमें अगर मल्टीपल चीजें दी हुई हैं तो कंटेंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जी उसकी। नेक्स्ट है नेविगेशन। नेविगेशन होती है कि जब एक बंदा वेबसाइट ओपन करता है, अब उसने उसमें से मुख्तलिफ जो है वहां से मूव करना है, यानी सिर्फ वो होम पेज पे ही नहीं रहेगा, उसने कहीं और पे भी मूवमेंट करनी है। उसको मेन्यूज चाहिए, उसको लिंक्स चाहिए, उसको सर्च अगर करना है तो आसानी से मिल सके, जो चीज भी हो उसको सामने वाजे तौर पे वो चीज मिलनी चाहिए। यानी नेविगेशन होती है आपकी वेबसाइट के अंदर घूमना, एक पेज से दूसरी पेज तक जाना। तो नेविगेशन जो है वो यहाँ पे सेकंड एलिमेंट है, और ये इंतहाई आसान होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, ताकि जो भी बंदा वेबसाइट के ऊपर आए वो आसानी से जो भी चीज वो ढूंढना चाह रहा है या जहाँ पे वो मूव करना चाह रहा है वो आसानी से आपकी वेबसाइट के अंदर मूव कर सके। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो आपकी वेबसाइट छोड़ के किसी और वेबसाइट पे चला जाएगा। लोग जो हैं, लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, इतनी बर्दाश्त नहीं होती। असल में आप लोगों ने कंटेंट ऐसा देना है, ऐसी चीजें रखनी है, ऐसी नेविगेशन देनी है, ऐसा डिजाइन देना है वेबसाइट का कि लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर रुकें। जितना ज्यादा टाइम गुजारेंगे उतना ही आप लोगों को फायदा होगा। यानी यूजर जो है, ये नहीं है कि एक यूजर ने ओपन की और उसको डिजाइन ही पसंद नहीं आया, उसको कोई चीज मिली नहीं है तो वो फौरन वहां से भाग जाए, या उसको जो मुतलका चीज है वो बहुत लेंथी लिखी हुई है तो वो देख के उसको भाग जाए। तो कोई कोई जो है वो उसको पढ़ने की सलाहियत रखता होगा कि लेंथी चीजों को भी पढ़ ले मजबूरन या वैसे। अदरवाइज आप लोगों ने जो भी कंटेंट देना है इंफॉर्मेटिव होना चाहिए और उसको एंगेज करके रखे, विजिटर को एंगेज करके रखे। नेविगेशन को देखते हैं। नेविगेशन समझ आइए आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ये वेबसाइट के अंदर हम लोग बेसिकली घूमना चाहते हैं। ये है एक पेज से दूसरे पेज, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे। तो हम लोग वो जो नेविगेशन होती है वही हमें ये चीजें प्रोवाइड करती हैं। उसमें आप लोगों के मेन्यूज भी आ जाते हैं, आप लोगों के डिफरेंट लिंक्स भी आ जाते हैं, पिक्चर्स ऐसी होती हैं जो कि अट्रैक्ट करें, उनके ऊपर लिंक लगाया जा सकता है। तो वो उसके ऊपर जैसे ही विजिटर जो है वो क्लिक करेगा तो उसके बदले में उसको नया पेज मिल जाता है। तो इस तरह की चीजें होती हैं। वो कहता है जी दी वेबसाइट डिजाइन शुड बी इजी टू नेविगेट। वही बात कर दी उसने कि इजी होना चाहिए नेविगेशन के लिए। एंड द मेन्यू आइटम्स शुड इजीली एक्सेसिबल फ्रॉम एनी पेज। यानी मेन्यू जो है वो हर पेज के ऊपर एक्सेसिबल हो ताकि उसे किसी भी दूसरी जगह पे जाया जा सके फौरी तौर पे। ये ना हो कि यूजर जो है वो बैक बटन का, ब्राउजर के बैक बटन का कभी यूज करे, कभी फॉरवर्ड का करे अपना कंटेंट के ऊपर वापस जाने के लिए या होम पेज पे जाने के लिए। तो ऐसा ही चीज देनी चाहिए जो कि आसान हो जाए उसके लिए। The viewers should always know exactly where they are on the website and have easy access to where they would like to be. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो व्यूअर है आपका, आपकी वेबसाइट का जो विजिटर है,
उसको पता होना चाहिए कि वो एग्जैक्टली कहाँ पे है आपकी वेबसाइट के अंदर, और उसको कहाँ पे जाना है, कौन से पेज पे जाना है अभी। तो ये सारा कुछ होता है। इस काम के लिए एक जो चीज यूज की जाती है वो होती है साइट मैप। तो उसका भी जिक्र है आगे। अ साइट मैप इज अ ग्रेट आइडिया एंड विल बी यूज्ड इफ अवेलेबल। एक साइट मैप दे दिया जाता है। अच्छी जो वेबसाइट होती है, जो लेंथी भी होती है वेबसाइट, जिसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, उसमें एक जो है साइट मैप दे दिया जाता है। साइट मैप में यानी एक तरह से मैप होता है, एक नक्शा होता है जो कि पूरी आपकी वेबसाइट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। वहां से आप लोग देख के किसी भी पेज पे, किसी भी लिंक पे, जो भी चीज आप लोगों ने सर्च करनी है या कोई विजिट करना चाह रहे हैं, तो आप लोग आसानी से जा सकते हैं। तो साइट मैप जो है उसके लिए एक अलग से पेज क्रिएट कर दिया जाता है। बात फॉलो कर रहे हैं? जी सर। छोटी मोटी Yes, sir. वेबसाइट के लिए होती, छोटी मोटी जो वेबसाइट होती है उसके लिए जरूरत नहीं होती। जो बड़ी वेबसाइट है जिसमें ज्यादा मटेरियल पड़ा हुआ है, वहां पे साइट मैप की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है जी विजुअल डिजाइन। विजुअली आपकी जो वेबसाइट है उसका डिजाइन कैसा है, वो कैसी दिखती है, तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो पीपल आर विजुअली ओरिएंटेड क्रिएचर्स। वो कहता है लोग जो होते हैं ये विजुअली ओरिएंटेड मखलूक हैं। यानी जो चीज हम देखते हैं, जो चमकती हुई चीज होती है, वो हमें अट्रैक्ट करती है, या कोई ऐसी जो खूबसूरत हो, जो चीजें यानी ऐसे कलर्स, ऐसी चीज, ऐसे मतलब कॉम्बिनेशंस, या ऐसी चीजें जो हमारी आंखों को ठंडा करे, इस तरह से भी कह सकते हैं। यानी नेचुरल उसमें व्यूज हो सकते हैं, कोई दूसरी चीज आपके आपके कंटेंट से रेलिवेंट जो भी चीजें हैं, तो वो मतलब बंदा जो है वो देख के अट्रैक्ट हो। या यानी यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है, ये कहने का मतलब ये है कि हम लोग खूबसूरती को पसंद करते हैं। जो चीज हमें खूबसूरत दिखाई देती है उसको हम लोग पसंद करते हैं। तो जो डिजाइन है आप लोगों की वेबसाइट का वो खूबसूरत होना चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ आपने अपने मुताबिक उसको रखना है खूबसूरत, आपने लोगों के मुताबिक रखना है। तो ये पूरी एक साइंस है इस चीज का, मतलब किया जाता है। ये जब कोई भी सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर भी डेवलप किए जाते हैं, तो उसका एक अहम हिस्सा ये भी होता है कि जो यूजर हैं, उसके एंड यूजर्स कहा जाता है, तो एप्लीकेशन के या किसी के भी, वो किस तरह का उसको देखना चाहते हैं, कलर्स कौन कौन से उनको पसंद है, या वो डिजाइन किस तरह का देखना चाहते हैं। तो उनके मर्जी के मुताबिक हमें डिजाइन को चेंज भी करना पड़ता है, तो ताकि वो मैक्सिमम टाइम उस चीज के ऊपर गुजार सके। इसी तरह से जब वेबसाइट होती है, तो वेबसाइट में भी हम लोगों ने उसका ऐसा डिजाइन रखना है, आसान रखना है और खूबसूरत रखना है, ताकि लोग उसको देख के जो है वो ज्यादा देर उसके ऊपर रुक सके वेबसाइट के ऊपर। तो फिर वो कह रहा जी, पीपल आर विजुअली ओरिएंटेड क्रिएचर्स एंड यूटिलाइजिंग ग्रेट ग्राफिक्स इज अ गुड वे टू मेक योर वेबसाइट मोर अपीलिंग। तो अगर आप लोग अपने वेबसाइट में अच्छे और खूबसूरत ग्राफिक्स का यूज करते, तो ग्राफिक्स की मदद से ही आप लोगों की जो वेबसाइट है ज्यादा अपीलिंग बनती है और ज्यादा खूबसूरत बनती है। Your website has about 1/10th of a second to impress your visitor। यानी ये एक उसने क्राइटेरिया दे दिया कि 1 सेकंड के 10वें हिस्से में आपके विजिटर को आपकी वेबसाइट जो है वो इम्प्रेस कर सके। एंड पोटेंशियल कस्टमर, और जो आपका पोटेंशियल कस्टमर है, एंड लेट देम नो दैट योर वेबसाइट एंड बिजनेस इज ट्रस्टवर्थी एंड प्रोफेशनल। और इस तरह का डिजाइन होना चाहिए जो कि आपकी वेबसाइट को, आपके बिजनेस को, आपके कस्टमर के लिए इस तरह का शो करे कि आप लोग ट्रस्टवर्थी हैं और प्रोफेशनल लोग हैं। यानी लुक उसकी प्रोफेशनली डिजाइंड होनी चाहिए। तो हमने कुछ वेबसाइट्स को विजिट भी किया था रिसेंटली। मैंने तभी कहा है कि ट्रेंड्स देखा करें और ये देखें कि वो बड़े बड़े बिजनेस हैं जिन लोगों ने वो अपनी वेबसाइट्स बनवाई हैं, तो आखिर उन्होंने कुछ ना कुछ वो देख के उसको बनवाया है या डिजाइन को पसंद किया है। तो आप लोगों ने डिजाइन देखना है, कलर कॉम्बिनेशंस देखने, फिर आप लोग उन चीजों को यूज कीजिएगा अपनी वेबसाइट्स के अंदर भी।
इसके अलावा आप अपने क्लाइंट से भी पूछ सकते हैं कि वो कौन से कॉम्बिनेशंस चाहता है। उसको आपने डिफरेंट पैटर्न्स बना के भी भेजने होते हैं, आपने उसको डेमो भी बना के देने होते हैं कि क्या ये अपीलिंग है या नहीं है, या इसको चेंज कर दिया जाए। तो इस तरह की चीजें हमें करना पड़ती हैं जी। नंबर 4 है इंटरेक्शन। अगर वेबसाइट जो है वो उसमें इंटरेक्टिव चीजें भी है, यानी कोई फॉर्म है, कुछ क्लिक्स करना पड़ते हैं बहुत सारी चीजों पे, या कुछ हिस्सा का इंटरेक्टिव है, कहने का मतलब ये है यानी यूजर की इंटरेक्शन होती है, उसमें वो कमेंट्स करता है, फीडबैक देता है, कुछ और चीजें हैं उसमें इस टाइप की इंटरेक्शन जो होती है। तो इस चीज को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। वो कहता है जी इंटरेक्शन क्या होती है? अ ट्रूली इफेक्टिव वेबसाइट डिजाइन engages your visitor immediately and continues to hold their attention through every page as well as influences them to contact you। तो एक जो इफेक्टिव वेबसाइट डिजाइन होता है वो आपके जो विजिटर है उसको एंगेज करके रखता है, और हर पेज पे उसकी जो तवज्जो है वो कायम रहती है, और यहाँ तक कि वो इतना मुतासर होता है कि वो आपसे कांटेक्ट करने पे मजबूर हो जाता है। यानी अगर वो आपका क्लाइंट हो सकता है, वो जनाब आपका कस्टमर हो सकता है, तो इंटरेक्शन इस टाइप की होनी चाहिए वहाँ पे। फिर इंटरेक्शन एक और तरह से भी होती है, आप रियल टाइम चैट की भी दे सकते हैं 24 आवर्स। यानी कोई भी नुमाइंदा वहाँ पे बैठा हुआ हो आपके बिजनेस में, आपकी वेबसाइट पे, अगर आपका बहुत बड़ा बिजनेस है या कुछ हिस्सा से आपके नुमाइंदे बैठे हुए हैं, कोई भी चैट किसी भी वक्त आप लोगों से कर सके, आप जवाब दे सकें उसको फौरन। यानी जिस चीज का भी उसको फीडबैक चाहिए, इंटरेक्शन यानी इस हवाले से भी इंटरेक्शन मौजूद होती है। तो ये चीज उसको बड़ा एक करेगी कि जनाब ये तो वाकई फौरी रिस्पॉन्स करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं ये फौरी, तो हमें इनसे रब्ता करना चाहिए, इनके साथ बिजनेस करना चाहिए, इनसे सर्विसेज लेनी चाहिए। तो ये चीजें आ जाती हैं। नंबर 5 है जी एलिमेंट्स में ब्रांडिंग। ब्रांड जो है ये जाहिर बात है कि जो भी बिजनेस है, जो सर्विसेज का कोई भी है दे रहे हैं या किसी भी हवाले से जो काम कर रहे हैं, तो उनका ब्रांड जो होता है वो चलता है। ब्रांड एक नाम होता है, समझ लें आप लोग, समझते हैं इस चीज को कि हम कहते हैं फलां जो ब्रांड की चीज है, ये ब्रांड की चीज है। ब्रांड से मुराद है कि ये नाम चलता है, इनका एक स्टैंडर्ड है, लोग इनको मानते हैं, इनकी एक पॉपुलैरिटी है। तो ये चीजें होती हैं। तो ब्रांडिंग में पहले भी बात हुई थी कि आप लोगों का लोगो भी आ जाता है कंपनी का, और कुछ स्लोगन्स भी होते हैं, वो भी इस चीज का हिस्सा होते हैं। तो ब्रांडिंग जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है वेबसाइट के हवाले से। वो कहता है योर वेबसाइट शुड बी अ डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ योर बिजनेस। यानी आपकी जो वेबसाइट है आपके बिजनेस से वो मैच खाती हो, अदरवाइज एंड योर ब्रांड, और आपके ब्रांड से। अब देखो आप फर्ज करें एक कपड़े का ब्रांड है, आप उसकी वेबसाइट बना रहे हैं और बीच में आप लोग जनाब कुछ और तरह का मटेरियल दे रहे हैं, आप बीच में मोबाइल फोन्स का कोई उसको दे रहे हैं, या कुछ इस तरह की चीज दे देते हैं जो मैच ना खाती हो। तो आपने जो भी चीजें देनी है वो उसके ब्रांड के मुताबिक, उसके अकॉर्डिंग टू देयर बिजनेस आपने शो करवानी है। कोई गैर जरूरी चीज नहीं होनी चाहिए, उसी से रेलिवेंट होनी चाहिए चीजें। जो कुछ भी हो उनके ब्रांड से मैच खाता हो और उनकी जो प्रोडक्ट्स है उनसे मैच खाता हो, फिर वो सही है। योर विजिटर शुड इमीडिएटली मेक अ विजुअल कनेक्शन बिटवीन योर लोगो। यानी आपका विजिटर जो है वो फौरी तौर पे एक कनेक्शन बन सके उसका, यानी तवज्जो उसकी बन सके किसके दरमियान, कंपनी के लोगों के दरमियान, प्रिंट मटेरियल एंड ब्रिक एंड मोटार लोकेशन। ब्रिक एंड मोटार लोकेशन ऐसी होती है जो कि एक वेयर हाउस होता है, जैसे कुछ रैक्स लगे होते हैं स्टोर्स के अंदर, तो वहां पे उन्होंने चीजें अपनी डिस्प्ले की होती हैं। तो कोई भी जैसे समझ लें कि फार्मेसी है, तो उन्होंने जितनी भी मेडिसिन होती हैं वो सारी डिस्प्ले की होती हैं आमतौर पे, तो वहां पे वो जाते हैं और कलेक्ट कर लेते हैं। तो ऐसी लोकेशन को कहा जाता है ब्रिक एंड मोर्टार लोकेशन, यानी जहां पे चीजें या प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो डिस्प्ले की गई होती है एक विद इन अ रैक। तो वहां पे
इस चीज को ब्रिक एंड मोर्टार लोकेशन कहा जाता है। तो जो कनेक्शन है, यानी वेबसाइट के अंदर क्या होगा, ब्रिक एंड मोर्टार लोकेशन का क्या मकसद होगा, यानी पिक्चर गैलरी हो सकती है ताकि फौरी तौर पे या प्रिंटेबल मटेरियल जो है उसको हासिल कर सके, या लोगों के दरमियान जो लोगो है उसके दरमियान में वो फौरी तौर पे कनेक्शन एक एस्टैब्लिश हो सके। A website that does this not only contribute to memorability of your branding, but adds a level of credibility and enhance image of that of your overall business. तो वो कहता है जी जो भी वेबसाइट होती है वो अगर इस तरह से करती है तो वो आपका जो यानी जो ब्रांड होता है उसके मुताबिक जो कस्टमर है उसके जहन में एक याददाश्त छोड़ जाती है कि फलां जो मैंने चीज देखी थी, क्लिक कर जाती है कि फलां वेबसाइट पे फलां चीज देखी थी। वो आगे भी लोग उस चीज को करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं कि यार फलां वेबसाइट देखिएगा, फलां ब्रांड की वेबसाइट देखिएगा, तो वहां पे मैंने ये चीज देखी है। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं वो क्रेडिबिलिटी भी आपकी एनहांस करती है और आपका इमेज भी बेहतर करती है और आपका बिजनेस भी ओवरऑल बढ़ता है इस चीज से। है जो टर्न अराउंड टाइम, लास्ट वन है इसका एलिमेंट टर्न अराउंड टाइम। यहाँ पे टर्न अराउंड टाइम से मुराद ये है कि आप सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत पड़ती है, आप देखें कि एक वेबसाइट को डेवलप करना शुरू कर दिया है, हो सकता है कि वो एक पूरा फुल फ्लज एक प्रोजेक्ट हो, उसको कई महीने भी लग सकते हैं, पूरा आपको टीम वर्क भी करना पड़ सकता है। या ऐसी वेबसाइट भी हो सकती है कि आप 2 घंटे में उसको डिजाइन करके दे दें, उनको 2-4 घंटे में करके डिजाइन करके दे देते हैं। तो ये डिपेंड करता है, आपने उसका वो समझ लिया पूरे अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट को, और आप अपने क्लाइंट को बता देते हैं कि जनाब मैं इतने घंटे में या इतने दिनों में या इतने टाइम के अंदर मैं आपको वेबसाइट जो है पूरी की पूरी मुकम्मल बना के दे दूंगा। ये होता है टर्न अराउंड टाइम। अब सबसे ज्यादा जो कंप्लेंट्स आती हैं इसी मामले में आती हैं। जो भी वेबसाइट डेवलपमेंट करते हैं या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर सबसे ज्यादा जो कंप्लेंट होती है वो क्लाइंट की तरफ से ये होती है कि मेरा जो प्रोजेक्ट है उसको टाइमली नहीं बनाया गया, या जैसे मैं कह रहा था जितने टाइम में तो उतने में नहीं बनाया गया। तो आपने जो भी कमिटमेंट करनी है टाइम के हवाले से खास तौर पे, वो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि उसको पूरी किया जाए, चाहे दिन लगे रात लगे जैसे भी हो। तो ये सबसे ज्यादा शिकायत होती है। अगर आप इस हवाले से अपने क्लाइंट को सेटिस्फाइड कर देते हैं तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपसे खुश होगा, इस हवाले से खुश होगा। तो ये चीज है जी टर्न अराउंड टाइम। वो कहता है द नंबर 1 कंप्लेंट ऑफ वेबसाइट डिजाइन कस्टमर्स इज द टाइम इट टेक्स टू गेट दिस साइट अप एंड रनिंग। यानी जितना टाइम उसको वेबसाइट को बनाने में लगेगा, उसको रन होने में लगेगा, वो टाइम होता है। सबसे ज्यादा जो शिकायत की जाती है वो ये की जाती है टाइम के बारे में। अनफॉर्चुनेटली अ फर्म दैट टेक्स unusually long to complete your website is par for the course। तो अगर बदकिस्मती से वो कह रहा है कि ऐसी फर्म, एक ऐसी कंपनी जो वेबसाइट बनाती है और वो अगर ज्यादा लॉन्ग टाइम ले जाती है वेबसाइट बनाने में और उसको चलाने में तो और कंप्लीट करने में, तो ये अच्छी बात नहीं होती उसके लिए। द लॉन्गर इट टेक्स टू कंप्लीट द वेबसाइट, जितना ज्यादा टाइम लगेगा, यानी एक आपने टाइम कमिट कर लिया उसके साथ, उससे ज्यादा आप टाइम लगा रहे हैं, द मोर बिजनेस एंड वैल्यू यू लॉस, तो यू लॉस। तो आप लोग क्या करेंगे, इतना ही आप लोग अपना बिजनेस और वैल्यूज को गनवा देंगे, कम करेंगे आप लोग। तो a website that isn't on the web isn't and working properly isn't going to bring you any business। यानी कोई भी वेबसाइट जो अगर वेब पे नहीं है, वो वर्किंग नहीं कर रही प्रॉपरली, तो वो आपका बिजनेस को बढ़ने में मदद नहीं करेगी। यहां तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. जी सर। ओके, कोई क्वेश्चन हो? क्योंकि ये लास्ट एलिमेंट था, एलिमेंट्स के बारे में कोई क्वेश्चन हो?
नो सर। कोई भी क्वेश्चन पैदा हो रहा है पूछ सकते हैं। सर जैसे एक अगर वेब डेवलपर है, उसने वेब डेवलपमेंट सीख लिया लेकिन उसको ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं आती, तो ऐसा ही होगा ना कि वो किसी और से यूआई या यूएक्स डिजाइन करवाएगा। तो सर फिर ये तो अगले पे उस डिजाइनर पे डिपेंड करता ना कि वो हमें किस तरह की कलर स्कीम दे रहा है और किस तरह का सारा वो टेम्पलेट बना के दे रहा है। नहीं, उसने खुद से थोड़ी बेटा बना के देनी, हमने उसको गाइड करना है। हमें भी तो कुछ ना कुछ आइडिया होना चाहिए ना कि कलर्स हमारा क्लाइंट क्या चाह रहा है, हमने उसके मुताबिक उससे काम लेना है और वो काम लेके हम लोग अपने क्लाइंट को देंगे। और यहाँ से मुझे एक और चीज बल्कि जहन में आ गई, आप लोग ऐसा कर सकते हैं, ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं। आप एक प्रोजेक्ट लो, शुरू में आप नहीं कर सकते उसको बिल फर्ज, आपने $5 में लिया एक प्रोजेक्ट, आपको बहुत सारे लोग करने के लिए भी तैयार होंगे $5 में, आप उतने में किसी और से करवा लो, वहां पे उसी प्लेटफॉर्म पे टाइम की कमिटमेंट उससे कम करो, जितना आपने टाइम दिया है अपने क्लाइंट को उससे कम उससे लो टाइम, उसे बनवा के उसको दे दो। यानी शुरू में आप लोग ऐसा कर सकते हैं। प्रोजेक्ट्स को अगर आप खुद से नहीं कर सकते, कम से कम इतना भी किया जा सकता है। तो ये भी एक तरीकाकार चलता है, जरूरी नहीं है कि सारे आपने प्रोजेक्ट्स खुद से करने हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज पता है क्या करती है, एक कंपनी है उसके पास वो प्रोजेक्ट्स आ रहे, एक फ्रीलांसर है लेट्स सपोज, उसके पास 10 प्रोजेक्ट्स आ गए, 5 आ गए हैं यार, अब उसके पास इतना टाइम नहीं है, मैं इस हवाले से भी बात कर रहा हूँ। तो वो काम पकड़ लेता है, ठीक है, वो कहता है जी मैं काम करता हूँ। अब वो अपने रिलायबल जो आगे सोर्सेज हैं या किसी बंदे से वो बात करेगा, यार ये वाला प्रोजेक्ट आप करके दो, इतने में कर दो। अब उसने फर्ज करें $10 में वो प्रोजेक्ट लिया है या $50 में लिया है, वो आगे $30 में करवा के तो आपको हैंड ओवर कर देगा। तो ग्राफिक डिजाइनर का भी इसी तरह से, आपने जब एक वेबसाइट कमिट की तो आपने सारा कुछ देखते हुए करना है कि ये चीजें उसमें हो सकती हैं। आप क्लाइंट को भी कह सकते हैं कि ठीक है जी आप अपनी तरफ से मुझे पिक्चर्स प्रोवाइड करें, वो ही करेगा, कंटेंट ज्यादातर वो ही प्रोवाइड करेगा जो आपका क्लाइंट है, तरतीब आप लोगों ने देनी है, पिक्चर्स वगैरह या कुछ है वो वही आपको प्रोवाइड करेगा। आप उसको कह सकते हैं कि ये जो ग्राफिक डिजाइनिंग का काम है ये आप बनवा के दे दो, ऐसा हो सकता है। जी बेटा, बेटा अजान हो रही है, मैं क्वेश्चन लेता हूँ। ब्रेक कर दे दे सर, वही बात करने लगा था, नमाज की ब्रेक दे दे सर। नमाज की ब्रेक दे दें, टाइम होने वाला है 10 मिनट। हमारे तो हो गया है। चलो ठीक है, अभी 4:55 हो गए, वो 5:10 पे इंशाल्लाह दोबारा से मुलाकात होगी, ठीक है जी। आप लोगों ने मीटिंग लीव नहीं करना। सर कितने बजे वापस आना है? 5:10 पे 15 मिनट है। ठीक है, ठीक सर, थैंक यू। आप लोगों ने इसको लीव नहीं करना मीटिंग को। ठीक है सर। ओके, बल्कि कोशिश करें सभी लोग नमाज पढ़ें। जी सर। जी बेटा आ गए सभी? यस सर। जी सर। यस सर। सर आगे वापस। ठीक है बेटा। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक है, वी हैव वेब ब्राउजर। तो वेब ब्राउजर के बारे में क्या जानते हैं बेटे आप लोग? एनीवन? यहां से पढ़ के नहीं बताना, आप लोग वेब ब्राउजर का डेली यूज करते हैं, आपको पता होना चाहिए वेब ब्राउजर, या पता होगा डेफिनेटली। नहीं पता तो हम इसको सीखते। जी सर, जो हम क्रोम यूज करते हैं वो एक वेब ब्राउजर ही है।
जी ठीक है, शाबाश। और सर वेब ब्राउजर एक फायरफॉक्स भी है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है हम्म, जिसे हम वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। ये एक बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वेब ब्राउज़र हमारे पास, जिसमें हम लोग अपनी वेबसाइट्स को विजिट करते हैं। यानी आपने इंटरनेट यूज़ करना है, हमने उस दिन भी पढ़ा था कि वर्ल्ड वाइड वेब जो है और इंटरनेट दोनों अल्टरनेटिवली अब यूज़ हो रहे, यानी उसके पैरेलल ही बन गया। हालांकि इंटरनेट जो है वो एक नेटवर्क है और वर्ल्ड वाइड वेब सर्विस है, लेकिन दोनों को एक ही मीनिंग में लिया जाता है। इतने वो हम जैसे उस दिन भी बात हुई थी कि हम पूछते हैं आप क्या कर रहे हैं जी, इंटरनेट यूज कर रहे हैं। तो हम इंटरनेट जब यूज करते हैं तो सबसे ज्यादा किस चीज का हम यूज कर रहे होते हैं? हमें वेब ब्राउजर की जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है? हम लोग उसमें वेबसाइट्स को ओपन करते हैं, तो ये चीजें होती हैं जनाब। तो वेब ब्राउजर क्या है, इसको हम लोग देख लेते हैं कि वेब ब्राउजर जो है कॉमनली रेफर टू एज अ ब्राउजर, इसको ब्राउजर भी कहा जाता है। इट इज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती है ये वर्ल्ड वाइड वेब से इंफॉर्मेशन को हासिल करने के लिए। व्हेन अ यूजर रिक्वेस्ट अ वेब पेज फ्रॉम अ पर्टिकुलर वेबसाइट, द वेब ब्राउजर रिट्रीव्स द नेसेसरी कंटेंट फ्रॉम अ वेब सर्वर। जब एक यूजर जो है वो रिक्वेस्ट भेजता है किसी भी वेब पेज की, किसी वेबसाइट के वेब पेज की, तो ब्राउजर जो होता है वो आप उसके लिए जो जरूरी कंटेंट होता है उससे मुतल्लिक वेबसाइट का जो कंटेंट होता है उसको वेब सर्वर से रिट्रीव करके देता है, वहां से हासिल करके देता है, एंड देन डिस्प्लेज द पेज ऑन द यूजर्स डिवाइस, और फिर उसको डिस्प्ले कर देता है यूजर की डिवाइस के ऊपर। यूजर की डिवाइस यानी वो मोबाइल फोन हो सकता है, वो लैपटॉप हो सकता है, या डेस्कटॉप कंप्यूटर, या एनीथिंग एल्स। तो मतलब इस टाइप की जो भी डिवाइस होगी। तो ये जनाब होता है वेब ब्राउजर का काम। यानी हम इसके थ्रू अपनी वेबसाइट्स को एड्रेस देते हैं और वो उसको उस मखसूस वेब सर्वर के ऊपर जाता है जहाँ पे वो वाली वेबसाइट रिजाइड की होती है, और फिर उसको वो वहाँ से एक्सेस करके हमें हमारी जो डिवाइस होती है, हमारी आउटपुट स्क्रीन होती है, उसके ऊपर उसको डिस्प्ले कर देता है। ठीक है जी। अच्छा सर ये सिक्योरिटी Yes, चेक sir. भी होता है पहले ब्राउजर पर जाने के लिए? जी सॉरी, मिस्टर की किसी भी ब्राउजर पर हमने अपनी वेबसाइट जो देनी है तो उससे पहले सिक्योरिटी चेक होता है? किस हवाले से बात कर रहे हैं? सर मैं यही कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल हमें ना अपनी वेबसाइट को गूगल पर देना है तो वो पहले सिक्योरिटी चेक मांगेंगे कि आपकी वेबसाइट जो है वो मतलब कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड में ना हो या इस तरह के कुछ भी? ये उनका ऑटोमेटेड सिस्टम है, वो खुद से ही देख लेता है कि ये जो वेबसाइट है इसमें कंटेंट किस टाइप का पड़ा हुआ है। उसमें रोबोटिक जो है ना सिस्टम, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगी हुई है इनकी, जो गूगल की या दूसरी, वो ऑटोमेटिकली देख लेती है, कंटेंट को रीड कर लेती है। अगर आप लोगों में से किसी ने मास्टर्स एमफिल वगैरह किया हो या कुछ, अगर आप वैसे भी जानते होंगे, एक चीज होती है प्लेजरिज्म। आप लोगों में से शायद कुछ लोग जानते होंगे। जी सर हमने Yes, थीसिस sir. किया हुआ है। प्लेजरिज्म जो है वो क्या होता है? सर वो ये कंटेंट कॉपीड होता है कि कंटेंट जो है वो आपको कॉपी है आपका नहीं अपना है, कॉपी। यही होता है कि कॉपीड तो नहीं है कंटेंट जो लिखा हुआ है, वो आपका अपना ही है। इसको बेटे, ये जो भी बेटी बोलने की कोशिश कर रही है या जो भी कोशिश कर रहा है, वो आवाज नहीं सही तरह पहुंच पाई, आवाज कट गई है। बहरहाल प्लेजरिज्म के लिए भी आप लोगों को पता है कि ऑनलाइन वेबसाइट्स होती हैं, आप वहां पे अपना कंटेंट डालते हैं, वो उसका रिजल्ट शो कर देता है। तो अगर उनका सिस्टम चेक कर सकता है तो गूगल तो एक बड़ा वैसे ही बड़ा हाई फाई सिस्टम है, और सर्च इंजन जो है इनका तो सिस्टम ही बड़े वो कमाल के, और जो एल्गोरिदम्स
इन्होंने यूज़ किए हुए और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगी हुई है, तो ये तो हर वक्त कुछ ना कुछ चेक कर रहे हैं, क्योंकि इतना कंटेंट है डेली बेसिस पे अपलोड हो रहा है, तो तमाम चीज़ें जो हैं वो चेक की जाती हैं। बात फॉलो कर रहे हैं ना? जी सर। जी सर। यानी इवन तक कि अगर आप YouTube का यूज करते हैं, आप जी सर। जो आप वीडियो कंटेंट ऐसा दे दें जिसमें कुछ मतलब क्रिमिनलिटी कुछ शो हो रही हो या कुछ इस टाइप का जो सीन हो, तो वो आपको ब्लॉक भी कर देता है या आपको एटलीस्ट इंटीमेशन एक जरूर देता है कि जनाब आपका ये जो कंटेंट है ये सही नहीं है, इसको रिमूव कर दो या हम इसको ब्लॉक कर रहे हैं। तो इस टाइप की चीजें भी होती, ब्लॉक कर देते हैं। तो ये नहीं है कि वहां पे बंदे बैठे हुए हैं, अब करोड़ों बिलियंस की तादाद में उनकी पड़ी हुई हैं वीडियोस, लोगों की पड़ी हुई हैं, तो वो वहां पे हर वीडियो को तो नहीं चेक करते कि उसको देखेंगे फिर चेक होगा, बल्कि मशीन्स ही चेक कर रही हैं। इवन कंप्यूटर साइंस से जो रेलिवेंट है, ये उनके लिए बात है जो कंप्यूटर साइंस से रेलिवेंट है लोग। आप लोगों को पता है कि सिक्योरिटी जो है हम लोग यानी सॉफ्टवेयर लेवल पे ही नहीं लगाते, हार्डवेयर लेवल पे भी सिक्योरिटी लगती है। सिक्योरिटी इस मीनिंग में कि यानी आपने जो कंटेंट चेक करना है वेबसाइट के ऊपर, यानी ये हम लोग खुद भी ब्लॉक कर सकते हैं कि कोई इलीगल जो कंटेंट है ऐसे हार्डवेयर तक भी अवेलेबल है, सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं, हार्डवेयर भी अवेलेबल है जो फिल्ट्रेशन करते हैं और फिर यूजर तक एक्सेस देते हैं कि वो कोई गलत किस्म का जो वेबसाइट्स हैं या कुछ इस टाइप की है वो उनको वॉच ना कर सके। खासतौर पे ऐसा यूनिवर्सिटीज के अंदर होता है या ऐसा इंस्टीट्यूट जहाँ पे जो पब्लिक का ज्यादा होता है और उनको खौफ होता है या डर होता है कि यार बच्चे या कुछ इस टाइप का वो कोई कंटेंट डाउनलोड ना करें या कुछ, तो ये रिस्ट्रिक्शंस जो होती हैं या उसकी फिल्ट्रेशन है वो हार्डवेयर भी करता है। तो ऐसी मशीन्स तो बहुत पहले से बन चुकी हैं, ठीक है जी। यानी वो जरूरी नहीं कि गूगल के पास तो मैंने बोला कि बड़ी हाई फाई टेक्नोलॉजी है, यानी आम ये अवेलेबल हैं चीजें। इसके अलावा कोई क्वेश्चन? इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो किसी का बेटे? नो सर। ओके, हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ये लिस्ट दी हुई है कुछ जो पॉपुलर वेब ब्राउजर्स हैं। इसमें मोजिला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, ओपेरा है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, इंटरनेट एक्सप्लोरर था माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से पहले आता था और ये बिल्ट इन होता है आमतौर पे, जो जब हम लोग विंडोज़ को इंस्टॉल करते हैं तो ये बिल्ट इन आता है, पहले से इंस्टॉल्ड होता है। लेकिन अब माइक्रोसॉफ्ट एज जो है ये 2013 तक इंटरनेट एक्सप्लोरर चला है। एज उसके बाद जो है उन्होंने इसको इंटरनेट एक्सप्लोरर को ख़त्म करके एज दे दिया है और मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं स्टिल, लेकिन उनकी तवज्जो जो है माइक्रोसॉफ्ट की और बहुत सारी चीज़ों की तरफ है, तो इस वजह से थोड़ा सा होता है। अच्छा, फिर एप्पल कंपनी का है, सफारी के नाम से आता है। आप लोग यूज़ करते हैं, अगर आईफोन यूज़ करते हैं, आप मैकिंटोश जो है यूज़ करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वहाँ पे आपको सफारी के नाम से मिलता है। स्लिम जेट है, यूसी है, सेंट है, इसी तरह से और भी डिफरेंट है। ये चंद पॉपुलर थे। यानी नीचे जो नंबर 9 पे डॉट्स देने का मतलब ये है कि ये लिस्ट जो है वो कंटिन्यूड है। मैंने उस दिन भी बात की थी कि मोजिला फायरफॉक्स को मैं प्रेफर करता हूँ। रीज़न ये है कि मोजिला जो है ये ओपन सोर्स है। गूगल क्रोम जो है चूंकि ये प्रोप्राइटरी है, यानी मखसूस कंपनी ने इसको क्रिएट किया हुआ है, मखसूस टीम है जो कि क्रोम पे वर्क करती है। लेकिन मोजिला फायरफॉक्स जो है ये ओपन सोर्स वेब ब्राउज़र है। तो ओपन सोर्स को आप लोग समझते होंगे कि क्या होता है। कंप्यूटर साइंस से जो स्टूडेंट्स हैं वो बेहतर समझते होंगे कि ओपन सोर्स का क्या फ़ायदा होता है। जी बेटा। तो थोड़ा सा बता दे ओपन सोर्स। जी सॉरी सर, मैंने कहा कि ओपन सोर्स के रिलेटेड थोड़ा सा बता दें। जी, मैं अभी बच्चों से पूछ रहा हूँ, फिर मैं बता देता हूँ। सर मतलब कोई भी कर सकता है?
जी कोई भी उससे मतलब कोई नहीं, दोस्तों कोई भी कर सकता है। एक तो ओपन सोर्स होने की वजह से ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। वैसे तो गूगल क्रोम वाले भी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, सर लेकिन इसकी कोड जी जी सर इसकी कोडिंग वगैरह तमाम पर्सन्स के लिए अवेलेबल होती है। वो अपने कोई एडिटिंग जो फीचर्स होते हैं वो नए तरीके से बना के ऐड वगैरह कर सकते हैं। जी बिल्कुल। इसको एक ये इस बच्चे ने सही बताया। असल में ये होता है कि ओपन सोर्स से मुराद है कि इसका जो सोर्स कोड है, जो इस प्रोग्राम को लिखा गया है, वो सभी के लिए ओपन होता है। ऐसे लोगों के लिए जो इसमें शेयर करना चाहते हैं, अपनी तरफ से कुछ चीज़ें ऐड करना चाहते हैं, तो ये पूरी दुनिया में से डेवलपर्स होते हैं जो कि इसका हिस्सा बन सकते हैं इस टीम का, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट वर्क करके देते हैं। ओपन सोर्स होता है, सीखने की गर्ज से भी काम करके देते हैं, या कोई नया फीचर वो डेवलप करके इनको दे देते हैं। तो इसको जो चलाने वाली होती हैं कंपनियां, वो प्रॉफिट नहीं हासिल करती, इसको सेल नहीं करती आमतौर पे जो ओपन सोर्स होता है। ओपन सोर्स को बल्कि क्या किया जाता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट आमतौर पे लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। तो सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ कि एक जगह पे चंद जहन बैठे हुए हैं, एक टीम बैठी हुई है, वो वर्क कर रही है कंपनी के तहत, वो सैलरी ले रहे हैं, उसके बदले में रिसर्च कर रहे हैं। एक साइड पे पूरी दुनिया के डेवलपर्स बैठे हुए हैं, वो ओपन सोर्स है, पूरी दुनिया बैठी हुई है, उसके डेवलपर्स बैठे हुए हैं। इंस्टेड के मैं इसके कंटेंट वगैरह को या इसके डिजाइन वगैरह को चेंज कर सकता हूँ? जी कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि जाहिर बात है कि कोई इसको कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके तहत ये सारा वर्क हो रहा है। आप ये नहीं कि चेंज कर देंगे बैठ के यहाँ से, वो हर चीज को टेस्ट किया जाता है, हर चीज होती है, फिर आपका नाम ऐड कर दिया जाता है कि ये भी इसके डेवलपर्स में शामिल है। अगर आपका जो आपने जो एडअप किया है, उसमें जो कोड आपने एडअप किया है, या कोई चीज आपने चेंज करके उसको मजीद बेहतर कर दिया है, तो आपका नाम उसमें आ जाएगा। फिर वो अगर देखेंगे, समझेंगे, उसको टेस्ट करेंगे। टेस्ट जो होता है सॉफ्टवेयर हर जो है उसकी टेस्टिंग का बड़ा अमल दखल होता है किसी भी सॉफ्टवेयर या प्रोजेक्ट की कंप्यूटर के हवाले से। तो टेस्टिंग जो है वो एंड यूजर ने करनी होती है या एक्सपर्ट्स ने करनी होती है। वो सारा कुछ देखते हैं, करते हैं, फिर आपको जो है वो करते हैं कि ठीक है जी, ये कोड वाकई इसमें ऐड कर दिया जाए। फॉलो की बात? जी सर। जी सर। नेक्स्ट है मॉडर्न ब्राउजर्स कैपेबिलिटीज। जो लेटेस्ट ब्राउजर्स हैं उनमें क्या कैपेबिलिटीज हैं या होनी चाहिए, जिसकी वजह से हमें एक वेब ब्राउजर जो है उसको चूज करना चाहिए। तो वो कहता है देयर आर ओनली अ फ्यू जेनेरिक लैंग्वेजेस अंडरस्टूड बाय ऑल वेब ब्राउजर्स। अच्छा, ये 3 लैंग्वेजेस हैं जिनको वेब ब्राउजर डायरेक्टली रीड करता है, अदरवाइज कोई और लैंग्वेज नहीं है। वो कौन कौन सी हैं लैंग्वेजेस? दीज 3 मेन फ्रंट एंड कोडिंग लैंग्वेजेस आर, फ्रंट एंड ये कोडिंग के लिए यूज होती हैं, बैक एंड के लिए नहीं है, आर HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ये 3 लैंग्वेजेस हैं। अच्छा, इनको कोई भी ब्राउजर जो है वो बराह रास्त रीड करता है और या कर सकता है। मैक्सिमम ब्राउजर इसके अलावा और कोई काम नहीं करता। जो भी वेब सर्वर से इसके पास कंटेंट आता है, अगर वो किसी और लैंग्वेज में है तो वेब सर्वर से ही वो ट्रांसलेट होके आएगा, या HTML में या CSS में या जावास्क्रिप्ट में। ये बात ध्यान में रखिएगा। बल्कि वेब सर्वर से जो कुछ भी आ रहा होता है वो HTML फॉर्मेट में आता है। बैकएंड पे कोई और लैंग्वेजेस चलती हैं। ये एक खासा यानी टॉपिक है, इसको हम लोग जब लैंग्वेजेस पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगी। बहरहाल इतना समझ लें कि हमने जो वर्क करना है HTML में, हमने जो काम करना है CSS में, जो काम करना है जावास्क्रिप्ट में, इसके लिए किसी वेब सर्वर की जरूरत नहीं होती। डायरेक्ट हमने फाइल सेव करनी है, उसको अपने वेब ब्राउजर के थ्रू ओपन करना है और हमें आउटपुट मिल जाएगी। इतना सा समझ लें। यानी इंटरप्रेटर का जो काम करता है इन तीनों लैंग्वेजेस के लिए वो वेब ब्राउजर ही होता है। तो ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए ब्राउजर के अंदर। यानी आप भी अगर वेब ब्राउजर बनाते हैं
तो उसमें डेवलप करते हैं कोई नया, तो उसमें ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ये मॉडर्न जितने भी वेब ब्राउजर्स हैं उनमें ये कैपेबिलिटी है। समझ आ गई? पहला पॉइंट समझ आ गया आप लोगों को? जी सर। यस सर। ओके, सेकंड पॉइंट है जी मेमोराइज करें क्या? व्हाट पेजेस यू हैव बीन इनटू सो यू कैन सी योर हिस्ट्री। यानी जो भी पेजेस आपने सर्च आउट की है या आपने विजिट की है उनकी हिस्ट्री को मेमोराइज कर सके। तो आप लोगों ने देखा होगा कि पूरी हिस्ट्री डेवलप होती है टाइम के लिहाज से। वैसे आपने कौन सी वेबसाइट को विजिट किया, कितना टाइम किया, वो तमाम का तमाम वहां पे आ रहा होता है। हिस्ट्री में अगर आप देखें तो आपको तमाम चीजें मिलेंगी। कोई भी वेब ब्राउजर जो है कंट्रोल एच करेंगे, एच फॉर हिस्ट्री, कंट्रोल एच का बटन प्रेस करेंगे किसी भी वेब ब्राउजर पे तो आपको हिस्ट्री में ले जाता है और आप लोग वहां से जाके उसको देख सकते हैं, तमाम की तमाम हिस्ट्री देख सकते हैं। फिर वो कहता है जी यानी और क्या कैपेबिलिटी होनी चाहिए? मेमोराइज एंड मैनेज पासवर्ड्स। आपके जो पासवर्ड्स हैं उनको ना सिर्फ मेमोराइज करे बल्कि मैनेज भी करे। तो चूंकि बहुत सारी आजकल हमें जरूरत पड़ती है कि मुख्तलिफ तरह की हम लोग सर्विसेज ले रहे होते हैं, कोई ईमेल है, कभी फेसबुक अकाउंट है, हमें मुख्तलिफ तरह के अकाउंट बनाना पड़ते हैं। अब हर अकाउंट के लिए पासवर्ड है और अगर हम एक ही पासवर्ड सभी के लिए रख देंगे और वो खुदा ना खासा अगर ब्रीच हो जाता है, किसी के पास चला जाता है तो वो तमाम के तमाम को एक्सेस कर लेगा। तो ये कभी भी ब्रिलियंट आइडिया नहीं रहा कि आप एक ही पासवर्ड को तमाम जगह पे यूज करें। लिहाजा फिर क्या किया जाता है कि हमें आम तौर पे हम लोग पासवर्ड्स को याद रखते हैं। अच्छा, फिर मैनेज करता है ये वेब ब्राउजर, वो आपसे पूछ लेता है कि आपने क्या ये जो आप दे रहे हैं पासवर्ड दे रहे हैं इसको मैं याद रखूं या ना। यानी आप इसको रिमेम्बरिंग करवाना चाह रहे हैं ब्राउजर के अंदर। अगर आप उसको नेवर कर देते हैं तो वो नेक्स्ट टाइम भी आपसे पासवर्ड पूछेगा उस काम के लिए। अगर आप समझते हैं कि जनाब ये जो एप्लीकेशन मैं इस पे खोल रहा हूँ ब्राउजर के ऊपर ये बड़ी सिक्योर किस्म की है, मुझे इसके ऊपर पासवर्ड नहीं रखना चाहिए, तो आप उसको कह सकते हैं कि जनाब ये पासवर्ड ना रखे। या दूसरी सूरत में अगर आप पहले से पासवर्ड रख चुके हैं, उसको सेव करवा चुके हैं, तो भी आप उसको खत्म कर सकते हैं, बाद में भी किया जा सकता है। मैं अभी आप लोगों को इसका दिखाता हूं, बल्कि कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ को अभी नहीं भी होगा। कंट्रोल एच मैं कर रहा हूं जी, तो यहाँ पे पूरी हिस्ट्री आ गई, टुडे की, यस्टरडे, पूरी मार्च की हिस्ट्री आ रही है। ठीक है, और इसके अलावा और बहुत सारी चीजें इसमें हम जो भी हिस्ट्री है उसको ओपन कर सकते हैं। या हम लोग यहाँ पे ये जो मैंने सेटिंग्स के ऊपर क्लिक किया है तो यहाँ से जाके आप लोग बहुत सारे काम कर सकते हैं। ये फायरफॉक्स में बहुत सारी चीजें मैंने जैसा कि कहा था कि ये सपोर्ट करता है सिक्योरिटी के हवाले से। अच्छा, इसमें ये प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी भी है, मौजूद है। ये होम पेज है। अभी सर्च आपने क्या कुछ किया है, जनरल में जा सर्च कर सकते हैं, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी है। तो यहाँ पे देखें कि जो ये सिक्योर कर रहा है वो कौन कौन सी चीजें, तो इसमें फर्दर जो है आप लोग सिक्योरिटी वो लगा सकते हैं। नीचे जरा देखिएगा लॉगिन एंड पासवर्ड्स, तो वो क्या कह रहा है, आस्क टू सेव लॉगिन्स एंड पासवर्ड फॉर वेबसाइट्स। यानी जो भी इस्तेमाल हो रहे हैं वो हमसे पहले तो पूछे कि आपने ये लॉगिन और पासवर्ड आपने सेव करने, तो ये चेक लगाया हुआ है कि हमसे पूछे। फिर अगर हम उसको सेव कर देते हैं तो ऑटो फिल करे उसको लॉगिन एंड पासवर्ड, तो हम अगर नहीं लगाएंगे ऑटो फिल नहीं करेगा, हमें दोबारा से देना पड़ेगा वो। या फिर वो सजेस्ट करें एंड जनरेट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ये भी ये ब्राउजर काम करता है। शो अलर्ट्स अबाउट पासवर्ड फॉर ब्रीच्ड वेबसाइट्स, तो अलर्ट शो करे ऐसी वेबसाइट के बारे में जहां से हमारा पासवर्ड जो है वो ब्रीच हो सकता है या हो। तो ये चीजें ये फायरफॉक्स ही प्रोवाइड करता है। अगर इसके मुकाबले में हम लोग ये इसको यूज करते हैं क्रोम को, इसको मैं कंट्रोल एच करता हूँ, यहाँ पे ये कुछ हिस्ट्री इसने दे दी। अगर मैं क्लियर ब्राउजिंग डाटा पे जाता हूँ, देखिएगा ये है वो बहुत आसान है, क्लियर ब्राउजिंग डाटा। तो वो पूछ रहा है क्या आपने डिलीट करना है।
एक तो है टाइम रेंज, तमाम टाइम, या पिछले लास्ट आवर की हिस्ट्री, लास्ट 24 आवर्स की, लास्ट 7 डेज की, लास्ट 4 वीक्स की, या ऑल टाइम। क्या चीजें डिलीट कर देगा? ब्राउजिंग हिस्ट्री, डाउनलोड हिस्ट्री, कुकीज एंड अदर साइट डाटा, कैश इमेजेस एंड फाइल्स, पासवर्ड्स। इसके ऊपर चेक नहीं लगा हुआ, अगर मैं इस पे भी चेक लगा देता हूं तो जो भी पासवर्ड इसने याद रखे होंगे, रिमेंबर किए होंगे, वो भी यहां से डिलीट हो जाएंगे। तो ऑटोफिल फॉर्म डाटा, उसको डिलीट कर दे, साइट सेटिंग को कर दे। तो यहां से आप लोग तमाम चीजें, जो होस्टेड ऐप डाटा है, तो ये तमाम चीजें आप लोग क्लियर करवा सकते हैं। बेसिक में सिर्फ 3 चीजें शो कर रहा है, ब्राउजिंग हिस्ट्री, कुकीज एंड अदर साइट डाटा, कैश इमेजेस। एडवांस में आप लोग जाते हैं तो ज्यादा चीजें आती है, उसी में पासवर्ड वगैरह आता है। तो मैं इसको फिलहाल कैंसिल कर रहा हूँ। यानी अगर आप लोग ऐसा हो कि आपने ब्राउजर यूज किया हुआ है, आप किसी पब्लिक कंप्यूटर के ऊपर बैठे, आपने वहां पे कंप्यूटर यूज किया, तो कोशिश करें कि अपना जो ब्राउजिंग डाटा होता है उसको डिलीट करके उठे। उसमें चाहे आपने पासवर्ड दिए हों, बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, हम लोगों ने अक्सर देखा है कि जब हम लोग कोई भी स्टूडेंट्स के जो कंप्यूटर होते हैं लैब के अंदर, उनको बास का स्टार्ट करते हैं, उसमें ब्राउजर देखते हैं, तो उनका जो ईमेल अकाउंट खुल जाता है, बास का डायरेक्टली खुल जाता है। उन्होंने पासवर्ड अपने सेव किए होते हैं, यानी ध्यान नहीं करते, हालांकि ये हमारी सिक्योरिटी होती है। तो आप लोगों ने एक तो प्रॉपरली लॉग आउट करना है, और सेकंडली किसी भी पब्लिक प्लेस पे बैठे हैं तो कोशिश करनी है कि आपने जनाब तमाम जो पासवर्ड्स हैं, तमाम जो उसका जो हिस्ट्री है प्रीवियस, उसको आप लोगों ने डिलीट करना है लाजमी। तो ये करेंगे तो आप लोगों का फायदा है। या जैसे ये मेरी अपनी मशीन है, लैपटॉप है मेरे पास, तो मैंने यहाँ पे सेव किया हुआ है, लेकिन मैंने विंडोज लेवल पे भी पासवर्ड जो है इस पे लगाए हुए हैं। आप बायोस लेवल पे भी लगा सकते हैं पासवर्ड, ताकि अगर कोई एक्सेस कर भी ले तो उसको थोड़ी मुश्किल हो कि इतनी जल्दी पासवर्ड्स, यानी खुदा ना खासा हमारा जो लैपटॉप है वो कहीं से छिन जाता है या कुछ और होता है, प्रॉब्लम होती है, तो हम कम से कम उतनी देर में अपने पासवर्ड्स को चेंज कर सकें या कुछ इस तरह का सिलसिला। तो अपने मोबाइल फोन जो होते हैं उस पर भी आप लोग खास तौर पे, क्योंकि वहां पे भी हम लोगों ने अपने पासवर्ड या चीजें दी होती हैं, तो आप लोग कोशिश करें कि चूंकि वो भी गुम जाता है बास का, या कुछ छिन जाता है खुदा ना खासा, तो आप लोग कोशिश करें कि उस पर भी आप सिक्योरिटी जो है वो लगा के रखें। आप फिंगर सेंसर की लगा सकते हैं, या आप पैटर्न लगा सकते हैं, या जैसे भी, तो आपने सिक्योरिटी जो है उसको जरूर एश्योर करें। ये बहुत जरूरी होती हैं चीजें। समझ आ रही बेटे बात? यस सर। यस सर। तो ये जो ब्राउजर है उसी की कैपेबिलिटीज हम लोग देख रहे थे कि मेमोराइज करता है और मैनेज करता है पासवर्ड्स को। तो हम लोग अगर, तो वही बात आ गई, आपका अपना सिस्टम है, प्राइवेटली यूज कर रहे, फिर आप उसको मैनेज करें, उसको स्टोर करवाएं। अदरवाइज आप लोग अगर किसी पब्लिक कंप्यूटर पे बैठे हैं, पब्लिक प्लेस पे बैठे हैं, तो आप उसको डिलीट करके जाएं। अच्छा, फिर है जी, अच्छा एक और चीज होती है, आपको जो आपका ब्राउजर है, यानी जो नई चीज है, आप इनकॉग्निटो मोड में भी उसको ऑन कर सकते हैं सिक्योरिटी के लिए। आप पब्लिक प्लेस पे बैठे तो आप इनकॉग्निटो जो है उसको ओपन कर सकते हैं। पता है आप लोगों को, किसी को इनकॉग्निटो का? नो सर। नहीं सर। नो सर, नहीं पता। ठीक है, सर ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन एक दफा यूं ऐसे स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और वो कुछ ऊपर आ जाता है इनकॉग्निटो मोड ऑन, और उसमें कुछ हिस्ट्री सेव नहीं होती है सर। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर तो आप कंट्रोल एन करते हैं, कंट्रोल टी करते हैं, तो एक नया टैब ओपन होता है। ये पता है ना आप लोगों को? कंट्रोल टी करते हैं तो नया टैब ओपन हो जाता है। ये जैसे यहाँ पे हो गया, नया टैब ओपन हुआ, हम नई वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। अगर इसकी बजाय मैं कंट्रोल शिफ्ट और टी करूं, कंट्रोल शिफ्ट और एन, कंट्रोल शिफ्ट एंड टी ही है बेसिकली। यहाँ पे क्या ले आया, प्राइवेसी एंड ये ले आया। अच्छा, इसमें करके देखते हैं जी हम लोग।
यस, कंट्रोल शिफ्ट और एन है, तो यू हैव गॉन इनकॉग्निटो, कंट्रोल शिफ्ट एंड एन, यानी वही एप्लीकेशन आपने खोल के उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट और एन करना है तो आपको इनकॉग्निटो मोड में ले जाएगा और ये ब्लैक सी स्क्रीन शो हो रही है। अब आप जो भी एक्टिविटी करेंगे वो ब्राउजर स्टोर नहीं करेगा, उसकी हिस्ट्री में नहीं जाएगी, क्योंकि ये इनकॉग्निटो मोड के अंदर चला गया है। समझ आ गई है बात? ये आप लोग प्राइवेटली जो भी वर्क करेंगे बहुत कुछ जो है ये उसको यहाँ पे बता भी रहा है कि क्रोम वोंट सेव द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कौन कौन सी? ये वाली इन्फॉर्मेशन सेव नहीं करेगा। योर ब्राउजिंग हिस्ट्री, कुकीज एंड साइट डाटा, इंफॉर्मेशन एंटर्ड इन द फॉर्म, वेबसाइट यू विजिट, योर एम्प्लॉयर और स्कूल, योर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी इवन आपका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की जो इन्फॉर्मेशन जा रही होती है वो भी जो है वो विजिबल नहीं होगी। योर एक्टिविटी माइट स्टिल बी विजिबल टू, हाँ ये विजिबल होगी। कौन कौन सी? ये वाली चीजें जो है वो विजिबल रह सकती हैं, क्योंकि अगर इनविजिबल इनको भी रखना चाह रहे हैं तो हमें वीपीएन यूज करना पड़ते हैं फिर उसके लिए, अदरवाइज जो है ये चीजों से आप लोग बच जाते हैं। यानी आप पब्लिक प्लेस पे बैठे हैं, आप इनकॉग्निटो को यूज करेंगे। क्लियर होगी बात? जी सर। जी सर। सर जी बेटा। जी सर। सर एक बात ये भी बता दें कि अगर इसके दौरान इस मोड में डाउनलोडिंग वगैरह स्टार्ट होती है तो अगर इसे हम कैंसिल करते हैं तो वो डाउनलोडिंग भी कैंसिल हो जाती है। जी बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि इसने हिस्ट्री में कुछ सेव ही नहीं करना। ठीक है, बाकी जो है अगर आप मतलब ये मोड ऑन किया हुआ है, हमने कुछ डाउनलोड किया और वो डाउनलोड डिलीट हो जाएगा खुद ही, या वो डाउनलोड वहां पे रुक जाएगा? नहीं रुकेगा नहीं बेटा, वो डाउनलोडिंग आपने स्टार्ट की, लेट्स सपोज के लाइट चली गई या कुछ और प्रॉब्लम हुई, वो जो डाउनलोडिंग है वो होगी नहीं, उसको शो ही नहीं करेगा हिस्ट्री में कि आपने कोई एक्टिविटी की है। अदरवाइज तो उसको रिमेंबर कर लेता है, उसको कैश में ले जाता है, क्योंकि कैश मेमोरी होती है ना, ये कैश मेमोरी भी अपनी एक बनाता है ब्राउजर, तो वहां पे ये इमेजेस को, वेबसाइट्स को वहां पे स्टोर करके रखता है कि ये वाली इस बंदे ने यूज की थी। कुकीज को स्टोर करता है कि क्या क्या एक्टिविटीज की थी। कुकीज क्या होती हैं? आपकी एक्टिविटीज को रिकॉर्ड किया जाता है विद इन अ वेबसाइट, यानी आप लोग एक वेबसाइट को विजिट करते हैं, आपने क्या क्या काम किया था विजिट करते हुए, वो तमाम की तमाम चीजें कुकीज जो हैं वो सेव, कुकीज की मदद से सेव होती हैं आपके, और वेब ब्राउजर के अंदर होती है सेव। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो सेव रहेंगी। लेकिन अगर इनकॉग्निटो करते हैं तो फिर ना कोई कैश मेमोरी यूज होगी इसकी, ना कोई हिस्ट्री में रखेगा, कुछ नहीं रखेगा, यानी सिक्योरिटी पर्पस के लिए है। या आप लोग समझें कि पब्लिक प्लेस पे आप वर्क कर रहे हैं और आपने वर्क किया और उठ के चले गए, कोई नहीं जांच पाएगा आपने क्या वर्क किया। दैट्स इट। समझ आ गई बात? जी सर। यस सर। जी सर। ओके, नेक्स्ट है जी प्राइमरी गेटवे होता है जी ये टू योर सर्च इंजन, यानी आपने सर्च इंजन को एक्सेस करना है तो ब्राउजर ही होता है जिसके थ्रू आप सर्च इंजन पे भी जाते हैं, यानी ब्राउजर की भी कोई ना कोई वेबसाइट होती है जिसके थ्रू आप जाते हैं, तो ये प्राइमरी गेटवे होता है। गेटवे वही चीज है जैसे आप एक गेट से एंटर होते हैं तो आप ब्राउजर के थ्रू किसी भी सर्च इंजन में एंटर होते हैं और वहां पे कोई भी जो सर्च आपने कीवर्ड देते हैं उसको सर्च करवा सकते हैं। फिर वो कहता है यस यू कैन टाइप द यूआरएल एंड नेविगेट टू द इंजन एंड यूज इट, तो ये वही बात होगी। लास्ट वन है प्रोग्रामर्स कैन रीड एंड मॉडिफाई द HTML, CSS एंड JS, यानी इसी का यूज करते हुए, ब्राउजर का ही यूज करते हुए जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो ये तीन लैंग्वेजेस को ना सिर्फ रीड कर सकते हैं बल्कि मॉडिफाई कर सकते हैं। कौन कौन सी? HTML, CSS एंड JS। तो आप लोग देख भी सकते हैं, कोई वेबसाइट ओपन है, फर्ज करें यही वेबसाइट है, ये हमने Ahrefs हमने ये ओपन की हुई है। आप कहीं पे भी कोई भी वेबसाइट ओपन कर लें, आप राइट क्लिक करें और इसमें होती है व्यू पेज सोर्स या व्यू सोर्स के नाम की एक ऑप्शन होती है। राइट क्लिक करने से आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको कोड नजर आएगा तमाम। ये जितना कोड है
ये 3 लैंग्वेजेस के अंदर आपको दिखाई देगा जी। इसको मैं थोड़ा जूम करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये 3 जो लैंग्वेजेस हैं उसमें ये कोड लिखा गया है या नजर आएगा हमें। कौन कौन सी हैं? ये जे क्वेरी वगैरह भी सारी ये जावास्क्रिप्ट ही है। तो जहां पे आपको नजर आ रहा है यानी जावास्क्रिप्ट होगी या उसी से बेस्ड कोई ना कोई चीज होगी, CSS होगी और आपके पास HTML होगी। फॉलो कर रहे हैं बात? ये 3 चीजें आपको शो करेगा, 3 ही लैंग्वेजेस शो करेगा। इसके अलावा कोई लैंग्वेज भी आपको शो नहीं होगी यहाँ पे, क्योंकि इन्हीं का ये इंटरप्रेटर होता है। समझ आ रही बात? यस सर। नेक्स्ट है जी टॉपिक कॉमन इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। ये लास्ट हमारा टॉपिक है, आई थिंक सो। तो कुछ इंटरनेट के ऊपर प्रोटोकॉल्स हैं, वर्क करते हैं, उनको हम लोग देखते हैं। प्रोटोकॉल होता क्या है वैसे, कोई बता सकता है? सर सेट ऑफ रूल्स। सेट ऑफ रूल्स तो होते हैं, ठीक हो गया। अगर हम आम प्रोटोकॉल की देखें बात करें, जैसे प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल होता है, प्रेसिडेंट का प्रोटोकॉल है, फलां VIP का प्रोटोकॉल है, तो वो वाले प्रोटोकॉल क्या होते हैं? मुराद क्या होती है कि ये बंदा है, इसको यहां से हमने पिक करना है, ये सोर्स है और ये फलां जगह पे जाना है, वो डेस्टिनेशन होती है। सोर्स टू डेस्टिनेशन आप लोगों ने जाना है, उसमें रूट डिफाइन किया जाएगा कि फलां रूट भी हो सकता है या ये वाला रूट हो सकता है। सिक्योर तरीके से उसको लेके जाना है, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है और उसको वहां तक लेके जाना है। सेम जो काम है यहाँ पे वो इंटरनेट प्रोटोकॉल्स का है, जो भी नेटवर्किंग में प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं। ये बेसिकली प्रोग्राम्स होते हैं, इसमें कोई वो गार्ड नहीं होते, पुलिस की गाड़ियां नहीं होती हैं, ये प्रोग्राम्स होते हैं बेसिकली, जो कि इस चीज को एश्योर करते हैं कि हमारा जो डाटा है, यानी मैंने डाटा सेंड किया है, जैसे आप लोग व्हाट्सएप पे वर्क कर रहे हैं, आप जिस बंदे को डाटा सेंड कर रहे हैं सिर्फ उसी को रिसीव हो रहा है, किसी और को नहीं जा रहा। यानी इतने यूजर्स हैं, एक ही वक्त में लाखों की तादाद में यूजर्स होते हैं जो कि आपस में चैट कर रहे हैं, लेकिन वो डाटा जो कि आपको सेंड किया जा रहा है वो आप तक ही जा रहा है। किस तरह से पॉसिबल है? मैं वो सेंडर हूं, मैं सेंड कर रहा हूं, तो ये क्या है? ये सोर्स है और आप तक वो जा रहा है, आप रिसीवर है, तो आप डेस्टिनेशन है। तो ये कौन सी चीज होती है जो इस चीज को एश्योर करती है कि ये फलां बंदे ने डाटा मांगा है या फलां शख्स तक ये डाटा जाना चाहिए, इस डेस्टिनेशन तक जाए, सोर्स ने जिसको भेजा सिर्फ उसी तक जाए और सिक्योर तरीके से जाए, बीच में टूटे ना, डाटा खराब ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये तमाम जो चीजें हैं, जो चीज एश्योर करती है, उसको कहा जाता है प्रोटोकॉल। क्या बात समझ आई आप लोगों को? जी सर। जी सर। ये रिटर्न प्रोग्राम, Yes, प्रोटोकॉल्स क्या है? रिटर्न प्रोग्राम्स होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं। तो ये जितनी भी ट्रैफिक होती है वेब के ऊपर, हम लोगों ने देखे एक वेबसाइट को एक्सट्रैक्ट किया, हमने उसका URL लिखा, हमने एंटर कर दिया। अब इतने वेब सर्वर्स हैं, वो यानी जाएगा वहां पे ही सिर्फ जाएगा उस मखसूस वेब सर्वर पे जिस वेबसाइट को हमने एक्सेस किया, और वहां से डाटा उठा के पूरे का पूरा डाटा हमारे पास ला के उसको शो भी कर रहा है। तो उसके पीछे कौन सी चीज, वो डाटा या इंफॉर्मेशन कौन सी चीज लेके आ रही है? क्या वो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन ही आ गई उठ के? नहीं, उसके साथ मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स हैं जो वर्क कर रहे हैं, जो एश्योर करते हैं कि इस वेबसाइट को जो है, मखसूस वेबसाइट को एक्सेस किया गया है, तो वो इस जो जिसने उसको एक्सेस करने वाला है उस तक सही तरीके से वो पहुंच पाए। फॉलो की बात बेटे? यस सर। तो ये सारा काम है प्रोटोकॉल्स का। इसमें देखते हैं कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं, इनकी थोड़ी थोड़ी आगे डेफिनेशन भी है। तो इसमें ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, ये इंटरनेट के तहत ही सारे प्रोटोकॉल्स चलते हैं, मुख्तलिफ सर्विसेज के लिए। बेसिकली हमने जितनी सर्विसेज पढ़ी हैं अभी तक इंटरनेट की, वो हर सर्विस के लिए अलग-अलग से प्रोटोकॉल्स हैं। इसमें ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, इसको TCP कहा जाता है,
ये बस आप नाम याद कर लें इनके, दैट्स एनफ। और प्रोटोकॉल का मतलब मैंने समझा दिया कि प्रोटोकॉल करते क्या है। होते यहाँ पे यानी फिजिकल को गार्ड नहीं होते, बल्कि रिटन प्रोग्राम्स ही होते हैं। फिर है जी इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, आईपी। फिर है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, यूडीपी इसको कहा जाता है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पीओपी इसको कहा जाता है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, एसएमटीपी इसको कहा जाता है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, एफटीपी इसको कहा जाता है। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, एचटीटीपी इसको कहा जाता है। ये जो हमारी जो यूआरएल होता है उसके पीछे आप लोगों ने देखा होगा कि एचटीटीपी लिखा होता है या एचटीटीपीएस लिखा होता है, तो वो क्या है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो ये सारे एब्रिविएशन भी लिखे हुए हैं और इनके जो मुकम्मल नेम है वो भी सारा कुछ ये नहीं लिखा हुआ है। टेलनेट है, तो टेलनेट का प्रोटोकॉल होता है। तो ये कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो कि इंटरनेट में यूज होते हैं। अब इनको थोड़ा थोड़ा यहां से समझ लेते हैं। पहला है जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये क्या करता है? वो कहता है टीसीपी इज a popular communication protocol which is used for communicating over a network। ये कोई भी नेटवर्क हो उसमें कम्युनिकेशन के लिए ये बेसिकली यूज होता है। इट डिवाइड्स एनी मैसेज, जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है ना वो मैसेजेस की शक्ल में ट्रेवल करती है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक। इंफॉर्मेशन जो हम सेंड करते हैं वो उसको हम कहते हैं मैसेज। ये बात ज़हन में रख ले। इंटरनेट के जो नेटवर्किंग की ज़बान में हमारी जो हम इंफॉर्मेशन को सेंड कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं वो मैसेज उसको कहा जा रहा है। मैसेज जो है वो सिर्फ टेक्स्ट की फॉर्मेट में नहीं है, वो तमाम फॉर्मेट्स के अंदर है, चाहे वो पिक्चर के फॉर्मेट में चाहे किसी और में, तो वो तमाम फॉर्मेट्स हो सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें इसमें आ जाएंगी। तो ये कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है ओवर अ नेटवर्क। इट डिवाइड्स एनी मैसेज इनटू सीरीज ऑफ पैकेट्स। जो हम लोग मैसेज सेंड करते हैं या इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं या रिसीव कर रहे होते हैं वो किस सूरत में तब्दील हो जाती है? वो पैकेट्स में बन जाती है। दैट आर सेंट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं बता देता हूँ कि जो बच्चे जिनका कंप्यूटर साइंस से ताल्लुक है वो इस चीज को थोड़ा सा समझ जाएंगे। बाकियों के लिए हो सकता है कि लिटिल बिट प्रॉब्लम हो, लेकिन कोई समझना बहुत जरूरी नहीं है। नामों का पता होना जरूरी है, प्रोटोकॉल का पता होना जरूरी, जैसा कि मैंने पिछली जो स्लाइड है उसमें बता दिया, बस दैट्स इट। बाकी कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन ये अगर आप समझना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, तो मैं उसको सिंप्लीफाई भी कर रहा हूँ कि मैसेजेस की शक्ल में वो हमारी इंफॉर्मेशन बन जाती है। पैकेट्स होते हैं, मैसेज जो हैं वो पैकेट्स में तब्दील हो जाते हैं और सोर्स टू डेस्टिनेशन वो जो है वो ट्रेवल करते हैं। और अगर फर्ज करें कि मैंने पैकेट्स इस तरह से समझ लें कि फर्ज करें हमने चीनी ली हमने 5 किलो, अब उसको हमने कहीं पे भिजवाना है, तो अब वो जो जिनके जरिए से हमने भिजवाना है यानी प्रोटोकॉल, वो कहता है जी मैं 1 किलो से ज्यादा चीनी नहीं लेके जा सकता, तो हम कहेंगे चलो किलो किलो के 5 पैकेट्स बना दो। बात समझ आ रही है? मेरी तरफ 5 किलो चीनी थी, मेरी तरफ 5 किलो थी चीनी, मैंने उसके एक किलो के पैकेट्स बना दिए, क्योंकि जो प्रोटोकॉल है यानी जो उसको लेके जाने वाला है, जो डाकखाना का काम कर रहा है, समझिए, तो वो क्या कर रहा है? वो जनाब कह रहा है कि हम तो किलो किलो का पैकेट रिसीव करते हैं, इससे ज्यादा हम नहीं लेके जाते। तो हमने क्या किया? हमने किलो किलो के 5 बना दिए। अब जिस बंदे के पास जाएगा वो क्या करेगा? वो तमाम किलोस को इकट्ठा करेगा और उसको एक जगह कर लेगा, उसके बाद दोबारा से 5 किलो उसके पास चली जाएगी। यानी इसी तरह हम इंफॉर्मेशन की बात कर लेते हैं कि मैंने एक इंफॉर्मेशन सेंड की, तो वो इंफॉर्मेशन जो है वो पैकेट्स में तब्दील हो जाएगी, छोटे छोटे पैकेट्स। वो पैकेट्स जाएंगे रिसीवर के पास जाके रीअसेंबल हो जाएंगे, उसके पास मुकम्मल वो मैसेज या जो इंफॉर्मेशन मैंने सेंड वो पूरी मुकम्मल सूरत में उसके पास पहुंच जाएगी। बात क्लियर हो गई बेटे? जी सर। जी सर, हो रही है क्लियर। जी बेटा।
क्या बोल रहा है बेटे आपने? ओके, नेक्स्ट है जी इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसको आईपी भी कहा जाता है। तो आईपी का आप लोगों ने देखा होगा, आईपी एड्रेसिंग होती है, जितना भी नेटवर्क्स है उसमें आईपीज का बहुत ज्यादा यूज होता है, और दो तरह के इसमें चाह रहे हैं, IP4 चाह रहा है और IP6 भी चाह रहा है अब। तो आईपी एड्रेस अगर आप देखना चाहते हैं तो कोई भी आप लोग इवन आप इंटरनेट जो यूज कर रहे हैं तो आप भी एक मखसूस आईपी एड्रेस के तहत कर रहे हैं। कोई भी वेबसाइट ओपन होती है वो भी एक आईपी एड्रेस के तहत होती है। एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करता है तो वो भी आईपी एड्रेस के साथ करता है। आईपी जो होता है ये बेसिकली पूरे जो नेटवर्क होता है, चाहे वो इंटरनेट है चाहे आप एक लोकल नेटवर्क का हिस्सा है, वो आपकी शनाख्त को कायम रखता है। यानी जैसे हम गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर लगवाते हैं, गाड़ियां एक जैसी हैं, ऐसे ही मशीनें जो हैं कंप्यूटर वो एक जैसे होंगे, लेकिन जब कम्युनिकेशन करेंगे तो वो कैसे पता चलेगा कि फलान कंप्यूटर बात कर रहा है, उसके पीछे उसको एक आईपी एड्रेस जो है वो असाइन किया जाता है कि ये फलां आईपी जो है ये बात कर रहा है दूसरे आईपी से। इसको कहा जाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो वो कह रहा है जी आईपी इज डिजाइन एक्सप्लिसिटली एज एड्रेसिंग प्रोटोकॉल। ये एड्रेसिंग प्रोटोकॉल के तौर पे वर्क करता है, यानी एड्रेस होता है ये बेसिकली पूरे नेटवर्क के ऊपर, और सभी के पास यूनिक आईपी होता है। पूरा जो इंटरनेट है यानी बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो हर मशीन जो है उसके पास एक यूनिक आईपी एड्रेस होगा। तो उस एड्रेस की बुनियाद पे जो यानी प्रोटोकॉल उस एड्रेस को लेके जाता है या उसको सर्च करता है, वो कौन सा होता है, वो आईपी होता है, और ये टीसीपी के साथ मिलके काम करता है जी। यानी टीसीपी और जैसे डिवाइस बेटा ये जैसे इंटरनेट डिवाइस आपकी आवाज कट एड्रेस पर सर आपकी मैं आवाज कह रहा हूँ कि ये अब आ रही है आवाज? बेटा बीच में आती है आवाज, बीच में कट जाती है। सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे ये इंटरनेट डिवाइस के पीछे आईपी एड्रेस लिखा होता है। जी जी जी, वो उसका फिक्स्ड होता है। अच्छा नहीं, आईपी एड्रेस जो है ना वो हम जिससे कनेक्शन लेते हैं वो देता है हमें। आईपी एड्रेस फिक्स भी हो सकता है, बाज़ का हम स्टैटिक, ये दो तरह के होते हैं, स्टैटिक भी हो सकता है, डायनामिक भी हो सकता है। आईपी एड्रेस की बात करते हैं, जो डिवाइस के पीछे आप बात कर रहे हैं वो मैक एड्रेस होता है, वो आईपी नहीं होता। डिवाइसेस के पीछे जो एड्रेस लिखा होता है उसको मैक एड्रेस कहते हैं, मीडिया एक्सेस कंट्रोल मैक एड्रेस होता है वो। ठीक है सर जी, वो आईपी नहीं होता। तो ये आईपी और टीसीपी ये दोनों मिलकर जो है ये वर्क करते हैं, और इस तरह से ये सारा काम होता है। फिर है यूडीपी, तो यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। ये सब्स्टिट्यूट के तौर पे काम करता है आपके टीसीपी के, यानी उसका समझ ले एक अल्टरनेटिव है, उसका सब्स्टिट्यूट है। तो काम इसका वही है, जो उसका काम है दोनों का एक ही है। फिर है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल यानी पीओपी, तो ये आप लोगों की जो ईमेल रिसीव होती हैं आपकी, वो आपको रिसीव होती हैं थ्रू पीओपी। फिर है एसएमटीपी, आपकी जो सेंड होती हैं ईमेल्स आउटगोइंग पे जाती हैं, वो ये प्रोटोकॉल लेके जाता है, यानी लेके जाने वाला ईमेल को वो है एसएमटीपी, और आपके पास रिसीव करवाने वाला है पीओपी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 जो है वो यूज हो रहा है। फिर एफटीपी के लिए जो है वो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ये मैंने बताया था कि एक पूरी फाइल जो ट्रांसफर होती है वो कैसे होती है, फाइल के साथ कौन मूव करता है, प्रोटोकॉल कौन सा लेके जाता है फाइल को हमारी को, वो एफटीपी लेके जाता है। तो इसको आप लोग स्टडी कर लीजिएगा। और फिर है जी एचटीटीपी, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये हमारी जो वेबसाइट होती है ये उसको ट्रांसफर करने के लिए, यानी हाइपरटेक्स्ट हमारी वेबसाइट होती है हाइपरटेक्स्ट पे मुश्तमिल होती है, तो उसको ट्रांसफर करने के लिए जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है वो HTTP होता है। इसको भी आप लोग रीड कर लीजिएगा। और इसी तरह से HTTPS है, यानी सिक्योर है, काम इसका वही है। और टेलनेट जो सर्विस है, तो टेलनेट जो है
इस सर्विस को चलाने के लिए इसके बिहाइंड जो प्रोटोकॉल है वो टेलनेट है। और लास्ट वन हमारे पास है जी ISP, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। तो ये वो बिजनेस होता है बेसिकली जो हमें जिनसे हम इंटरनेट का कनेक्शन लेते हैं। तो ये आप लोग इनके जो है वो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट्स भी, आप इसको रीड कीजिएगा। कोई चीज़ ना समझ आए मैं दोबारा से बता दूंगा कल। और फर्दर जो है इसको मैंने फाइल भी सेंड कर दी थी आप लोगों को, इसको रीड कर लीजिएगा, ठीक है जी। तो कल से हम लोग इंशाल्लाह लैंग्वेज को स्टार्ट करेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज HTML हम लोग स्टार्ट इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह। ओके, आप लोग लीव कर सकते हैं जी सर। जी पूछें, कोई क्वेश्चन है? नहीं सर। ठीक है बेटा, आप लोग लीव कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। सर अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। ओके बेटा।